नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए हेडलाइंस की बात बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मेरठ के देहली गेट इलाके में भीषण आग लग गई है। रस्सी की दुकान में लगी आग शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू फिलहाल पा लिया है, लेकिन इस पूरी घटना में लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हुआ है। निखिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। निखिल, क्या कुछ अपडेट्स है अब इस पूरे मामले में? जीनत, ये मेरठ का रेड लाइट एरिया है जो काफी ज्यादा घनी आबादी के बीच में है और यहाँ पर रस्सी की एक दुकान है, कई दुकानें हैं, पूरी मार्केट है यहाँ पर और उसमें से एक दुकान में भीषण आग लग गई है और वहां पर लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां करीब पिछले 3 घंटे से आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। आग तो फिलहाल बुझ गई है, लेकिन अभी भी धुआं वहां से निकल रहा है। लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि इस घनी आबादी के बीच लगी इस आग के कारण भी कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले में यहाँ पर पहले भी कई बार आग लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई फायर के ऐसे इंतजाम नहीं है जिससे आग पर काबू पाया जा सके। रात का वक्त है जब ये आग लगी और वहां पर माना जा रहा है कि अभी तक शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल मामले की जांच हो रही है। और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़कर 5वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से नोएडा आ रहे हैं। आज क्या कुछ उनके खास कार्यक्रम है, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। 23 दिसंबर 2017 को पहली बार आए थे नोएडा। 25 दिसंबर 2017 को दूसरी बार पहुंचे थे नोएडा। 17 जून 2018 को तीसरी बार नोएडा पहुंचे थे योगी। 8 जुलाई 2018 को चौथी बार आए थे सीएम योगी और एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा का रुख करने वाले हैं। अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़कर लगातार सीएम नोएडा आ रहे हैं और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर 2017 को नोएडा पहुंचे थे और नोएडा के बॉटनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन के मेजेंटा लाइन की तैयारियों का जायजा लिया था। दूसरी बार 25 दिसंबर 2017 को नोएडा पहुंचे थे। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ पहुंचे थे। तीसरी बार 17 जून 2018 को पहुंचे थे। तब यूपी सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया था और अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। 8 जुलाई 2018 को चौथी बार सीएम योगी एक बार फिर नोएडा पहुंचे थे। मौका था नोएडा में सैमसंग की दुनिया के सबसे बड़ी मोबाइल यूनिट के उद्घाटन का। हालांकि उद्घाटन 9 जुलाई को हुआ, लेकिन सीएम योगी 8 जुलाई को ही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वहीं आज सीएम योगी का 5वां दौरा है। आज वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी लगभग 1 घंटे यूनिवर्सिटी में रहेंगे। सीएम गीता उपवन और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों का मिथक तोड़ नए कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले भी सभी जिलों का दौरा कर योगी आदित्यनाथ ने कीर्तिमान बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। कुणाल, और क्या कुछ अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो ये उम्मीद हमेशा जताई जाती है कि अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दे, तो क्या इस लिहाज से भी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? जी बिल्कुल जीनत, जिस तरह से वो आ रहे हैं उनका जो कार्यक्रम है इस बार बहुत सीमित है और जो यहाँ पे जो शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का, उसमें वो 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है और इसमें जो वहाँ पे 11:30 से 11:30 के बीच तक वो यहाँ पे रहेंगे और 2-3 इनके जो कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय परिसर में गीता उपवन है जहाँ पे वो रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र है 75 किलोवाट का, उसकी ओपनिंग करेंगे। ग्रीन साइकिल इनिशिएटिव का भी उद्घाटन करेंगे और एक ऐप का उद्घाटन करेंगे। तो साथ ही साथ रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे और जो बच्चे हैं जो इस सत्र में करीब 3500 बच्चों को संबोधित करेंगे, जिसमें 800 बच्चे नए हैं। इसके अलावा क्या सौगात दे सकते हैं, इसकी उम्मीदें तो लगातार रहती हैं, तो उसका भी बेसब्री से इंतजार है और उसके बाद में कार्यक्रम के बाद में क्या किस तरह की घोषणा करते हैं वो अभी आने वाला वक्त बताएगा। जी जी ना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री का अगर कार्यक्रम होता है तो संभावनाएं हमेशा ज्यादा की होती है।
और हाल की घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री ने 2 रेंज के आईजी और 3 जिलों के पुलिस कप्तानों को किनारे करते हुए 15 आईपीएस और 7 पीपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया। आगरा और इलाहाबाद रेंज के आईजी को हटा दिया गया। आगरा में आईजी राजा श्रीवास्तव के स्थान पर जेल मुख्यालय पर तैनात डीआईजी लव कुमार को भेजा गया। वहीं राजा श्रीवास्तव को नया आईजी लोक शिकायत बनाया गया है। आईजी लोक शिकायत मोहित अग्रवाल अब इलाहाबाद के नए आईजी होंगे। तो बड़ा तबादला, और इसको रूटीन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हाल ही की घटनाओं से काफी नाराज थे मुख्यमंत्री और उन्होंने उसके बाद ये फैसला लिया। और 2 रेंज के आईजी और 3 जिलों के पुलिस कप्तान जो थे उनको किनारे करते हुए 15 आईपीएस और 7 पीपीएस अधिकारियों के उन्होंने कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि आगरा और इलाहाबाद रेंज के आईजीओ को हटा दिया गया है। आईजी को आगरा में आईजी राजा श्रीवास्तव की जगह पर अब जेल मुख्यालय पर तैनात डीआईजी लव कुमार को भेजा गया। राजा श्रीवास्तव की बात करें तो उनको नया आईजी लोक शिकायत बनाया गया। आईजी लोक शिकायत मोहित अग्रवाल जो थे अब वो इलाहाबाद के नए आईजी होंगे। उधर लखनऊ में राजभवन के पास सोमवार को दिन दहाड़े हुई लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी का एक और फोटो जारी किया। वहीं इनाम की रकम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने वालों के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया है। और राजभवन के पास कैश वैन चालक को गोली मारकर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। घर के बाहर टहल रहा था युवक, 2 गाड़ियों पर सवार होकर आए थे हमलावर। पुरानी रंजिश में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये आशंका जताई जा रही। थाना बेवर के पचपुखरा गांव की ये पूरी घटना है। पुरानी रंजिश और इसकी वजह से एक हत्या, बेहद ही दुखद। यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। यूपी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 1 महीने की बात करें तो अब तक 154 लोगों की मौत तो सिर्फ यूपी में हो चुकी है। वहीं 131 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बारिश की वजह से 1259 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। वहीं सरयू नदी की बात करें तो सरयू के उफान पर आने से लोग परेशान हैं। राम की नगरी में नदी कहर बरपा रही है। हालांकि प्रशासन किसी भी परेशानी से इनकार कर रहा है। फैजाबाद में सरयू नदी उफान पर है। खेत खलिहान पानी में समा चुके हैं। फसलें चौपट हो गई हैं और लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। सदर, सोहावल और रुदौली के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ परेशान है, पानी घर में घुसा है और हम लोगों का कोई नाव कोनो चीज की व्यवस्था ना के हुआ। अयोध्या नगरी के फटिक शिला के पास बनी कुछ कॉलोनियों में पानी ही पानी है। लोगों के घर पूरी तरह डूब चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे संत महात्माओं का आश्रम भी बना हुआ है इस कॉलोनी में, जो काफी परेशान हैं और सब लोग के आश्रमों में पानी घुस चुका है, छोड़ करके लोग जा रहे हैं। जिले के लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी की माने तो जिले में कहीं भी बाढ़ के हालात नहीं है। जी की स्थिति खतरे के निशान से ऊपर थी, लेकिन जो जल बढ़ने का स्तर है वो नीचे गिर रहा है। और हमारे जनपद में जो 3 तहसीलें हमारी हैं, रुदौली, सोहावल और सदर, किसी जगह भी बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं है जहां से कि जनजीवन प्रभावित हो रहा हो। बाढ़ से जूझते लोगों के लिए राहत की खबर बस इतनी है कि सरयू के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए फैजाबाद से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। तो फैजाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। यूपी में पानी का सितम जारी है और उससे स्कूल भी अछूते नहीं है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री का गोद लिया हुआ ही स्कूल क्यों ना हो। अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, कक्षाओं में बच्चे भी मौजूद हैं,
लेकिन जरा रुकिए। ये बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, इसकी तस्वीर भी देखिए। ऐसा लग रहा है कि ईंटों से पानी पर बना फ्लाईओवर है, जिसे दीवार का सहारा लेकर बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल का परिसर तालाब में तब्दील हो गया है, जिसमें पानी बढ़ने पर बच्चे घुटनों तक पानी में तैरकर स्कूल पहुंच अपना भविष्य संवारने के लिए पहुंचते हैं। सर, इतना पानी लगता है, पूरा पैंट में चढ़ता है, हम लोग दिमाग में चक्कर आने लगता है, हम लोग पानी पर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए वहाँ पर ईंटा हम लोग अपने हाथ से बनाए हैं। तो डर नहीं लगता है? सर, डर लगता है। हाँ। और उस पर आ नहीं पाते, वो इतना पानी लग रहा है। अब स्कूल की दूसरी सच्चाई भी सुनिए। कुशीनगर स्थित पटरौना तहसील के सोहरैना के इस प्राथमिक विद्यालय को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोद लिया हुआ है, जिसके बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब तो स्कूल के हालात सुधर ही जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत और तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हालांकि ये प्रशासन नींद से जागा है और जल्द स्कूल परिसर से पानी निकासी की बात कही जा रही है। ये प्राथमिक विद्यालय सोनौरा है। यहाँ पर अभी मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। यहाँ जल जमाव की समस्या है। यहाँ वार्ता की गई, बताया गया है कि आगे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके नाली को पाट लिया है। इसके लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है SDM, SO और जो है DPRO, डीसी मनरेगा सभी को कि इसको तत्काल अतिक्रमण हटवाएं, नाली साफ कराएं और जो भी इसमें जल जमाव है उसको दूर कराएं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब कैबिनेट मंत्री के गोद लिए स्कूल के हालात ये हैं, तो बाकी स्कूलों की क्या हालत होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकारी सिस्टम में इतने लाचार क्यों है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए कुशीनगर से अशोक शुक्ल की रिपोर्ट। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है, मगर मेरठ में हथियारों की मंडी चल रही है। पुलिस ने सरधना इलाके के एक बाग से अवैध हथियार की इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। साथ में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों की खेप भी बरामद की। पिस्टल, चाकू, छुरी, बंदूक समेत हथियार बनाने के तमाम उपकरण भी बरामद किए। हथियारों के 6 सौदागर भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि सरधना इलाके के एक बाग में एक कमरा बनाकर ये लोग अवैध फैक्ट्री चला रहे थे। वेस्ट यूपी में अभी तक की ये सबसे बड़ी अवैध हथियारों की रिकवरी मानी जा रही है। ऐसी आशंकाएं भी लगाई जा रही हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल आने वाले चुनाव में किया जाना था। वहीं एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी ने पूछताछ के बाद बताया कि चुनाव से पहले उनके ऊपर हथियार मुहैया कराने का दबाव होता है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये लोग आखिर इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार कहां-कहां सप्लाई करते थे। तो सरधना के उस बाग के भीतर की फैक्ट्री में जो लोग पकड़े गए हैं, सामान वहां मिला है, तो बनाने वाले, असेंबल करने वाले, बेचने वाले तो वहीं के हैं। खरीदने वालों का नेटवर्क कितना है, कौन इनको माल ला के देता है, कौन इनसे माल खरीद रहा है बना बनाया। और अगली खबर बलिया से है, जहां गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 15 से 20 की संख्या में लोगों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक युवक को पैर में गोली लगी है। वहीं कुछ लोगों ने दूसरे युवक पर भी लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के पास हुई है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। हम सब्जी खरीद के घर जा रहे थे तो रास्ते में गोली लग गई। कौन लोग थे, कितने लोग थे, कितने राउंड फायरिंग हुई? लोग तो 20 लोगों, कम से कम 15-20 लोगों की टोली थी। अब किसी को हम पहचानते नहीं। कोतवाली मोड़ से जो प्रधानपुर रोड जाती है उस पे एक घटना हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा आकर वहां पे हनुमान यादव नाम के एक लड़के पर लाठी डंडा से प्रहार किया गया है और जो गोली चलाई गई है उसमें एक राहगीर के पैर में गोली लगी है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, पुलिस मौके पे है। अगली खबर भी नोएडा से ही है, जहां पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बांदा के रहने वाले दंपत्ति दिल्ली घूमने पहुंचे हुए थे और अपने जीजा के घर पर नोएडा में बीते 4 दिनों से रह रहे थे। पत्नी का शव फर्श पर मिला, वहीं पति का शव पंखे से लटका मिला। शामली के कैराना में प्यार के कातिल मौजूद हैं, जिसका खामियाजा 17 लोगों के हंसते खेलते परिवार पर भारी पड़ा। रिपोर्ट।
दबंगों का खौफ प्यार पर भारी, गांव की लड़की से हुई शादी तो भड़क गए समाज के ठेकेदार। 17 लोगों का भरा पूरा परिवार 1 महीने से अपने घर नहीं लौटा क्योंकि उन्हें डर सता रहा है। पुलिस से परिवार गुहार लगा रहा है कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उनके चेहरों पर समाज के ठेकेदारों का डर साफ देखा जा सकता है। 1 महीने पहले शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र में एक ही गांव के लड़का लड़की ने कोर्ट मैरिज क्या कर ली। गांव में उबाल आ गया और फिर जिसका डर था वही हुआ। दबंग डराने लगे, धमकाने लगे, जिसकी वजह से पूरा परिवार पलायन को मजबूर हो गया। लड़की का मामला है, लड़का लड़की तो जा रही थी कोर्ट मैरिज हो रहा है और गांव के जो दबंग आदमी है झगड़ा करेंगे, घर पे चढ़ाई करें, मारपीट करेंगे। तो कहाँ रह रहे थे तुम अब तक? इधर उधर पड़े जी। अच्छा। हाँ जी, कोई रिश्तेदारी में, कोई कहीं कोई कहीं। पूरा परिवार एएसपी से परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और हाईकोर्ट का आदेश भी दिखा रहा है, जिसमें कोर्ट ने परिवार की सुरक्षा का आदेश दिया है। हालांकि एएसपी ने भी मामले में संबंधित थाने को आदेश दिया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। देखिए, ऐसा ये परिवार का कहना है कि वो गांव में नहीं घुसे थे क्योंकि मुकदमा दर्ज था और इन लोग वांछित थे उसमें, तो संभवतः इस कारण वो गांव में नहीं उपस्थित थे। फिर भी जो कोर्ट के आदेश हैं और जो अभी तक बातें सामने आई हैं उसके आधार पर थाना कैराना को शांति व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। दबंगों के डर से आज पूरा परिवार सड़कों पर है और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि सभी को सुरक्षा देने का दावा करने वाली सरकार आखिर कहां है। न्यूज़ 18 के लिए शामली से शहनवाज राणा की रिपोर्ट। और प्यार में न जाने लोग क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो चोर भी बनना क्यों ना पड़े तो उसे भी कबूल कर लेते हैं। रिपोर्ट देखिए। पाने के लिए प्रेमिका की चाह, प्रेमी संग मिलकर बनाया प्लान, प्रेमी को बनाया माला माल, लेकिन खुल गई पोल। पहले प्यार किया, फिर प्लान बनाया, उसमें प्रेमी को शामिल किया और घर में ही लगा दी सेल। लाखों रुपए कैश गायब किए, फिर उसे सौंप दिया अपने प्रेमी को। लेकिन कहते हैं ना, सच सामने आकर रहता है। इस मामले में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मामला बागपत के खेखड़ा का है, जहां अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने प्लान बनाया और लाखों रुपए और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। लेकिन जब खुलासा हुआ तो सब भौचक के रह गए। जानता था कि इसे घर में रुपया कहाँ रखा है और जेवरात कहाँ रखे हैं, इसी लिए आसानी से इसने चोरी कर ली। बताया जरा, लड़की के साथ इसका अफेयर? अब ये इस तरह की बात कहना अभियुक्त है। वो कोई आरोप लगा रहा है इस तरह की, तो हम उसको भी छानबीन कर लेंगे। आरोपी का घर आना जाना था, ये सभी जानते थे, लेकिन पहले किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला सबके सामने आ गया। हालांकि आरोपी ने इस मामले में कथित प्रेमिका को इसमें बराबर का हिस्सेदार बताया। पैसे की बात रखी ना कि पैसे मेरे पास है नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, तो उनने पैसे मुझे पीछे बुलाया अपने घर के वहाँ पे खेतों में उधर। उसने कहा कि मेरे पास ये पैसे भी हैं और चीज़ भी हैं, तुम मुझे लेके चलो। तो मैं उसे लेके नहीं जाना चाहता था। जो सीधी सी बात। उसके संबंध कितने दिन से थे? काफ़ी टाइम से थे। चोरी के आरोप में प्रेमी जेल पहुंच चुका है। वहीं पुलिस आरोपी के बयान पर मामले की तफ्तीश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।